प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सारी घटनाएं हमने जीवन में देखी हैं, छाया का बनना, इंद्रधनुष का बनना और दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। ये सारी घटनाएं बड़ी आश्चर्यजनक हैं। ये हमारे और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। यही फिजिक्स है। देखिए, ये प्रकाश किसी दर्पण पर इस छात्र के द्वारा डाला गया है और ये लौट के यहां जा रहा है। तो ये जो घटनाएं हैं ये हमारे लिए ये कौतूहल पैदा करती हैं कि आखिर इसका कारण क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, परावर्तन कैसे होता है। तो हम परावर्तन को समझते हैं। इन सारी चीजों का उत्तर ढूंढने का आज प्रयास करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे समतल दर्पण पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वे उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यदि ये प्रकाश की किरण इस दर्पण पर पड़ रही है तो ये पूरी की पूरी प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान लीजिए ये समतल दर्पण है Mn, इस पर जो किरण पड़ती है, आपतित होती है, जो पड़ती है उसको कहते हैं आपतित किरण, और ये इससे परावर्तित होती है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये बीच में आपतन बिंदु पर OC अभिलंब है। तब इसके दो नियम होते हैं। ये जो कोण है ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और परावर्तित किरण ये है OB। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। पहला नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। I = R। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हुए। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगे। दिख रहे हैं आपको? एक ही समतल में होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये दो परावर्तन के नियम आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। अब हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। देखिए, कांच की यदि एक बॉल हो और उसके ऊपरी हिस्से को हम काट दें, एक खोखली बाल है, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए रबर की बाल है, रबर की बाल को ऊपर से काटेंगे तो एक कटोरी आपको मिल जाएगी। इसी तरह से कांच की एक बॉल हो, उसको ऊपर से आप कट कर दें, किसी भी साइड से आप कट कर दें तो आपको उथली एक कटोरी मिल जाएगी। उस कटोरी के एक सिरे पर यदि पॉलिश कर दी जाए, कलई कर दी जाए, तो दूसरा सिरा यानी दूसरा सरफेस, दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उनको गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ या अंदर की ओर वक्रित होता है। आपने एक स्पून को देखा है, स्पून का गहरा जो क्षेत्र रहता है, जो दबा हुआ क्षेत्र है, उससे यदि परावर्तन हो रहा है तो वो अवतल है, और उभरे हुए पृष्ठ से यदि परावर्तन हो रहा है तो वो उत्तल है। ये देखिए, अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तन इस तरफ से होता है, इस सरफेस से होता है, परावर्तन इस सरफेस से, और यहां पर पॉलिश रहती है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी परावर्तन उभरे हुए सतह से होगा। ये इसका परावर्तक पृष्ठ ये नहीं है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। यहां से प्रकाश की किरण आएगी और यहां चली जाएगी। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, उभरे हुए पृष्ठ से। गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, यदि उस पर हाथ फेर कर देखें, आप हाथ घुमाएं तो आपको उठा हुआ हिस्सा दिखेगा, उभरा हुआ हिस्सा दिखेगा, तो वो उत्तल दर्पण है। और टार्च की कटोरी जो अंदर होती है वो गहरे हुए सतह से परावर्तन होता है, दबे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है, यानी पॉलिश उभरे हुए पृष्ठ पर होती है, वो अवतल दर्पण है। जैसे इस स्पून को आप देखें, इस चम्मच को देखें, तो ये जो साइड है, ये यदि परावर्तन दबी हुई सतह से हो रहा है और पॉलिश उभरी हुई सतह पर है तो ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये कॉनकेव साइड है इसकी, स्पून की, इसको कहते हैं अवतल। इस प्रकार का दर्पण जिसमें गहरी हुई सतह से परावर्तन होता है, और ये जो इसकी उभरी हुई सतह है, ये कॉन्वेक्स साइड है, इसको हम कहते हैं उत्तल। तो उत्तल दर्पण
यानी परावर्तन उभरी हुई सतह से हो, उठा हुआ हो दर्पण, ये उत्तल कहलाता है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। अब हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें आपको नियम समझने से पहले प्रतिबिंब रचना के गोलीय दर्पण में कुछ चीजों की परिभाषा समझनी पड़ेगी, कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो यहां ये अवतल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, और ये उत्तल दर्पण है जिसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है। सबसे पहले यहां जो पॉइंट रहता है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, उसको कहते हैं ध्रुव। अभी आप पहले इनके नाम समझ लें, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन पे जाएंगे। सी कहलाता है दर्पण का वक्रता केंद्र। ये एक गोला है, इस गोले से इसको काटा गया है दर्पण को, तो इस गोले के केंद्र को, जिसका दर्पण एक भाग है, उसको कहते हैं इसका वक्रता केंद्र। XY दर्पण का द्वारक होता है। ये वृत्ताकार जो सीमा होती है दर्पण की, दर्पण यदि ऐसा रखा होगा तो उसकी वृत्ताकार सीमा होगी, उस सीमा के व्यास को, वृत्ताकार सीमा के व्यास को हम कहते हैं उसका द्वारक, एपार्चर। PC मुख्य अक्ष है। P और C को मिलाकर जाने वाली रेखा ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, और PC ही वक्रता त्रिज्या है। P और C को मिलाने वाली रेखा जो आगे तक जाएगी वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे एक्स अक्ष को हम मानते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R। यानी उस गोले की त्रिज्या जिसमें से काट के इन दर्पणों को बनाया गया है वो कहलाती है उसकी वक्रता त्रिज्या। अब इनकी डेफिनेशन पे बात करते हैं, परिभाषा। ये जो हमने उत्तल और अवतल दर्पण के मुख्य बिंदु अभी पढ़े, तो दर्पण का ध्रुव मैंने क्या बताया, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो बीच का बिंदु होता है, उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में से पोल कहते हैं, इसलिए P से इसको शो करते हैं। दूसरा दर्पण का द्वारक, जो कि XY आपको इन दोनों दर्पणों में दिख रहा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तीसरा वक्रता केंद्र C, मैंने अभी आपको बताया, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग है, यानी जिसमें से काट के दर्पण को बनाया गया है। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, यहां से लेके यहां तक की दूरी, P से लेके C तक की दूरी, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये कैपिटल R होती है, लिहाजा PC बराबर क्या होगा, R होगा। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, ये जो मिलाकर रेखा जाती है ये अक्ष माना जाता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस क्या होता है, देखिए ये अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश है। फोकस को किस तरह से परिभाषित करते हैं, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, PC, ये जो रेखा जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। या हम यूं कहें, उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ ये है, इस तरफ वाला ये परावर्तक पृष्ठ है और पॉलिश अंदर की सतह पर है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ये पीछे बढ़ाने पर यहां मिलेंगी एक पॉइंट पर, इसको कहते हैं फोकस। तो अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, उत्तल दर्पण में ये यहां से आती प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है और ये फैलाता है। एक बिंदु से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें फैलती हैं। तो ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात है। तो ये मुख्य फोकस की परिभाषा हुई। हम इसको पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। तो अवतल दर्पण का फोकस दाहिने हाथ तरफ होता है
और उत्तल दर्पण का फोकस बाएं हाथ तरफ पर होता है। इसी आधार पर इसकी फोकस दूरी निर्धारित होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, मुख्य फोकस तक की दूरी को उसकी फोकस दूरी कहते हैं। एक बात याद रखें, F बराबर होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या यूं कहें कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी की दुगनी होती है। हम इसको लिख सकते हैं R=2f। ये सवालों में बहुत काम आती है, न्यूमेरिकल जब आप करते हैं। 12th में तो इसका डेरिवेशन है, 10th में आपको इतना याद रखना है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको 20 दी है और कहा है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? वक्रता त्रिज्या 20 दी है तो 20 में आप 2 का भाग दे देंगे, 2 तो 10 फोकस दूरी आ जाएगी। उसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो इस तरह से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब हम चिन्ह परिपाटी इसकी समझ लेते हैं। आप जब आंकिक प्रश्न करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपने अक्ष पढ़े हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में बीच में मूल बिंदु होता है और दाईं ओर पॉजिटिव एक्सिस होता है और बाईं ओर निगेटिव होता है। वाई अक्ष में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। इसी तरह का चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण की गणित में है। पहली बात, बिंब या वस्तु सदैव बाईं तरफ रखी जाती है। आप दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। दर्पण पर प्रकाश इस बाईं तरफ से, आपतित प्रकाश की दिशा है, ये बाईं तरफ से डाला जाता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी, मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो इस ध्रुव P से नापी जाती हैं। ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। अब देखिए, इस तरफ आप जितनी दूरियां नापेंगे, वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की दूरी U, ये अवतल दर्पण के सामने ऋणात्मक होगी। इस तरफ प्रतिबिंब मान लो बनना है तो यहां नापेंगे आप P से तो ये पॉजिटिव रहेगा। ऊपर नापेंगे तो ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा, नीचे नापेंगे तो निगेटिव होगा। तो ध्रुव से नापते हैं। मूल बिंदु P के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक इस तरफ, और बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यही कारण है अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस तरफ आती है तो ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ आता है तो वो धनात्मक होती है फोकस दूरी। देखिए, वस्तु की दूरी को हम, दर्पण से वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, U लेटर से, और प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V का मान ऋणात्मक होगा और आभासी के लिए V धनात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जितने बनेंगे वो इस तरफ बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो ये इस तरफ क्या है दूरी? P मूल बिंदु है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है, यानी ये ऋणात्मक आएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए V ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। यहां जैसे छठी स्थिति में बना था तो V उसके लिए क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जैसा कि मैंने बताया इस तरफ फोकस होता है उसका, तो यहां जो फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी? ऋण आएगी। यदि कैपिटल F यहां है तो PF की वैल्यू क्या होगी? ऋण होगी। और यहां फोकस होता है उत्तल दर्पण का, तो वो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की क्या होती है? धनात्मक होती है। अब 2 सूत्र इसमें हैं, दर्पण सूत्र, U, V और F में संबंध। 12th में इसका डेरिवेशन है, लेकिन 10th में आपको इस सूत्र को पढ़ना है। इसी से सवाल बहुत सारे आंकिक प्रश्न आपको करना है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध बताने वाले समीकरण को दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। क्या है वो? वो है 1/F बराबर, ये F फोकस दूरी स्मॉल f है, बराबर 1/U प्लस 1/V। ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये फोकस दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। सारे हम न्यूमेरिकल इसी से करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, जब आंकिक प्रश्न करें तो ज्ञात राशियों को आप चिन्ह सहित रखें, अज्ञात राशि अपने आप चिन्ह के साथ आ जाएगी। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय ज्ञात राशियों के मान चिन्ह सहित रखना चाहिए तथा अज्ञात राशि का मान हल करने पर चिन्ह सहित प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक और चीज करते हैं, आवर्धन या रेखीय आवर्धन। देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब
जैसे अवतल दर्पण में बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब का। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, आकार, इनके अनुपात को आवर्धन या रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। यदि बिंब या वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन आएगा h डैश अपॉन h। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई m बराबर h डैश अपॉन h। इस सूत्र को भी ध्यान रखिएगा। इसी का संबंध वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी से इस प्रकार है कि m h डैश अपॉन h के बराबर होता है और वो माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। दर्पण में ये माइनस आता है, लेंस में ये माइनस नहीं आता। इसको 12th में जाके आप प्रूफ भी करेंगे। तो ये दोनों सूत्र m के हैं, h डैश अपॉन h, v और u दिया है तो उससे भी आवर्धन निकल जाएगा, v में u का भाग दे देंगे और ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा। आप पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो ये कैसे यात्रा करेगा? उदाहरण के लिए हवा से पानी में जाना। चलिए ऐसे ही कुछ आम उदाहरण की सहायता से हम इसे समझते हैं। क्या आपने कभी देखा है जब हम पेंसिल पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर मुड़ी हुई प्रतीत होती है? चलिए पता लगाते हैं कि ये सब होता क्यों है। चलिए सबसे पहले पेंसिल का केस लेते हैं। पेंसिल का वह हिस्सा जो पानी में डूबा होता है वह हमें मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। पानी के अंदर पेंसिल का जो हिस्सा है वहां से प्रकाश जब हमारी आंखों की तरफ आ रही थी तो वह रास्ते में मुड़ गई। क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश कहां पर मुड़ी? चित्र को देखिए और इस पर चर्चा कीजिए। इसका जवाब कुछ इस प्रकार होगा। आप चित्र देखकर आसानी से बता पाएंगे कि जैसे ही प्रकाश की किरण पानी से बाहर हवा में आई तो उसने अपनी दिशा बदल ली। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते हैं तो उसकी दिशा बदल जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। अब हम अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ते हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार अगर आपतन का कोण का ज्या साइन और अपवर्तन का कोण के ज्या मतलब साइन के अनुपात हमेशा अचर होता है और इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ जो स्थिरांक है उसे हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है और प्रकाश सबसे तेज निर्वात में चलता है। निर्वात जिसे हम अंग्रेजी में वैक्यूम बोलते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप इस मान को याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मान है जिसका प्रयोग करेंगे अपने प्रश्नों को हल करने के लिए। वायु में प्रकाश की चाल को हम निर्वात के बराबर ही मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। मान लीजिए कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है और इन दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना करने पर हमें एक महत्वपूर्ण राशि मिलती है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में
प्रकाश की चाल माध्यम 1 और प्रकाश की चाल माध्यम 2 के अनुपात होगा और इसे हम n/1 से प्रदर्शित करेंगे। उसी तरह माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल और माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के अनुपात होगा और इसे हम n/12 से प्रदर्शित करेंगे। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में फटाफट लिख लें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर माध्यम 1 वायु या निर्वात होगा तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम निर्वात या वायु के सापेक्ष में लेंगे और इसे हम माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, और किसी माध्यम m के निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम nm से प्रदर्शित करेंगे। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल को हम c माने और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v माने तो nm बराबर होगा c/v। हमने जो स्नेल के नियम में स्थिरांक पढ़ा था उसे भी हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक कहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टर्म के बारे में, पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की ताकत। अब तुम सोच रहे होगे यार लेंस के पास मसल्स थोड़ा है तो उसकी पावर से हमें क्या मतलब है। तो देखो, लेंस ये इंसिडेंट लाइट रेस को बेंड करती है। ये या तो उसे कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी, यानी कि ये या तो उन्हें बेंड कर देगी एक पॉइंट के टुवर्ड्स या तो ये उन लाइट रेस को छितरा देने वाली है। अब देखो, अलग अलग लेंसेस ये अलग अलग अमाउंट से लाइट रेस को बेंड करती हैं। कुछ लेंस हो सकता है कि ज्यादा बेंड करें या फिर कुछ लेंस कम बेंड करें। तो यानी कि किसी लेंस की पावर हमें ये बताती है कि वो लेंस कितना बेंड कर रहा है लाइट रेस को, यानी कि कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेस को। यानी कि अगर किसी लेंस की पावर ज्यादा है तो यानी कि वो लाइट रेस को ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, और अगर कम है तो वो कम कर रहा है। तो अब इसे को एक बार लिख लेते हैं। पावर इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ अ लेंस। हाँ, तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि किसी लेंस की पावर को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखो, अगर तुम्हें उस लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है ना, तो तुम उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। लेंस की फोकल लेंथ और पावर, इसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, लेंस की फोकल लेंथ और पावर, इसमें क्या रिलेशनशिप हो गया। तो अब इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहां मेरे पास 2 लेंसेस हैं। हाँ, एक लेंस इसकी फोकल लेंथ ये कुछ 20 सेंटीमीटर और दूसरी लेंस इसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। क्या तुम बता सकते हो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके कि किस लेंस की पावर ज्यादा होने वाली है। तो मैं लग रहा होगा अभी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर ये भी ज्यादा होने वाली है। अब देखते हैं कि तुम्हारी जो सोच है वो सही है या नहीं। अब देखो, इसे समझने के लिए हम इन दोनों लेंसेज पे पैरेलल रेस को डालने वाले हैं, इंसिडेंट करवाने वाले हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई रेस, और देखो क्योंकि ये पैरेलल हैं तो ये रिफ्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ फोकस पे कन्वर्ज कर जाने वाली हैं। ये दोनों ही लेंसेज ये कन्वर्जिंग लेंसेज है, तो ये पैरेलल इंसिडेंट रेस को कन्वर्ज कर देंगी फोकस पे। क्या तुम अब इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ये बता सकते हो कि किस लेंस के पास ज्यादा पावर है। अब अगर तुम्हें अभी भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो अब चीजों को थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। मैं बाकी रेस को छुपा देता हूं और केवल एक रे पे फोकस करते हैं। तो देखो, इस पहली लेंस की पहली वाली रे, सबसे ऊपर वाली रे, ये इतनी ज्यादा बेंड हो रही है, इतनी ज्यादा एंगल से बेंड हो रही है और यहाँ फोकस पे जाके मिल जा रही है। लेकिन अगर तुम इस वाली लेंस की पहली रे को देखो तो ये तो बहुत ही कम बेंड हो रही है इसके कंपैरिजन में, और फिर ये कहीं दूर जाके यहाँ पे फोकस पे मिल रही है। तो यानी कि हम कहेंगे कि इस लेंस की पावर ये ज्यादा होने वाली है, क्योंकि देखो पावर क्या होता है, ये तो बेंडिंग कैपेसिटी होती है ना, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस, इसी को तो मेजर करती है। और क्योंकि ये लेंस ये ज्यादा बेंड कर रही है, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रही है लाइट रे को, इसका मतलब कि इसकी पावर ये ज्यादा होने वाली है। अब इसे लिख लेते हैं, इसकी पावर ये ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू इस लेंस की पावर से, इसकी पावर कम होने वाली है। हाँ, अब देखो, क्योंकि इस लेंस ने इस रे को ज्यादा बेंड कर दिया, इसलिए यहाँ पे फोकस जो है ना ये लेंस के पास ही में आ गया। इसका मतलब कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो बहुत ही छोटी है। अब इस लेंस की अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत ही कम बेंड कर रहा है लाइट रे को, यानी कि लाइट रे कुछ दूर जाके फोकस पे मिल रही है, यानी कि ये फोकल लेंथ ये लंबा होने वाला है इसके कंपैरिजन में। यानी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये हो गई कम और इस लेंस की फोकल लेंथ ये हो गई ज्यादा। तो देखो क्या रिलेशनशिप आ रहा है हमारे पास, पावर अगर ज्यादा है तो फोकल लेंथ ये कम होने वाली है, इनवर्स रिलेशनशिप। हमने तो इसका बिल्कुल ही उल्टा सोचा था स्टार्टिंग में, हमने सोचा था कि अगर फोकल लेंथ बड़ी होगी तो पावर भी बड़ी होने वाली है, लेकिन नहीं, इसकी उल्टी चीज आ रही है यहाँ पे।
तो एक बार और देख लेते हैं। जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा यानी कि वो लेंस इनकमिंग रेस को ज्यादा बेंड करने वाली है, और क्योंकि ये ज्यादा बेंड करेगी इसका मतलब कि फोकस ये पास में ही हो जाएगा लेंस के, यानी कि उसकी फोकल लेंथ ये कम होगी। तो अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होने वाली है। तो असल में अगर तुम देखो तो पावर और फोकल लेंथ इसके बीच में ये रिलेशनशिप आता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। अब देखो इस वीडियो में हम ये डिराइव नहीं करने वाले हैं कि 1/f कहां से आया, 1/f² क्यों नहीं आया। इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इन दोनों लेंसेज के लिए हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो देखो इस लेंस की पावर ये हो जाने वाली पावर इज इक्वल टू 1/f और 1/f फोकल लेंथ ये 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स। अब देखो किसी भी इक्वेशन में जब तुम किसी वेरिएबल की वैल्यू डालो तो उसे एसआई यूनिट में ही डालना। यहाँ पे सेंटीमीटर ये तो लेंथ की एसआई यूनिट है नहीं, एसआई यूनिट तो हो गई इसकी मीटर, तो यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस फोकल लेंथ को कन्वर्ट करने वाले हैं मीटर में। तो 20 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाएगा 0.2 मीटर के, 0.2 मीटर, और ये आ जाने वाला है 5 मीटर इनवर्स। ये हो जाएगी हमारी पावर। तो पावर की यूनिट हो गई मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स ये है इसकी एसआई यूनिट। वैसे इसे हम डी भी लिख सकते हैं, 5D। और तुम सोच रहोगे कि डी का मतलब क्या है, तो डी फॉर होता है डायोप्टर, इसे लिख लेते हैं डायोप्टर। तो अब अगर तुम्हें यह समझ में आ गया है तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इस लेंस की पावर को खुद से कैलकुलेट करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। देखो इसकी पावर ये हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/f और यहाँ पे f फोकल लेंथ, इसे हम सेंटीमीटर्स में नहीं बल्कि इसकी एसआई यूनिट यानी कि मीटर्स में डालने वाले हैं। तो 50 सेंटीमीटर ये बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर्स के, और ये दे देगा हमें 2 मीटर इनवर्स या फिर 2 डायोप्टर, 2D। तो यहां पे हमने किसी भी लेंस की पावर को कैलकुलेट करना तो सीख लिया है। देखो इस प्रोसेस में मैं अक्सर 2 गलतियां करता हूं। पहली गलती तो ये कि मैं फोकल लेंथ की वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाता हूं। अब देखो अगर तुम मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें पावर की वैल्यू एसआई यूनिट में कैसे आएगी, डायोप्टर्स में कैसे आएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं याद रखता हूं कि डायोप्टर्स या फिर मीटर इनवर्स ये है पावर की एसआई यूनिट। तो इसके लिए मुझे फोकल लेंथ की वैल्यू को मीटर्स में ही डालना पड़ेगा। और दूसरी गलती देखो ये कि अगर मुझे केवल फोकल लेंथ दी हुई हो 2 लेंसेज की और मुझे कंपेयर करने को बोला जाए कि किसकी पावर ज्यादा है, तो मैं जल्दीबाजी में क्या करूंगा ना, मैं ये बोल दूंगा कि जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है उसकी पावर भी बड़ी होने वाली है। लेकिन देखो ये तो सही नहीं है। पावर और फोकल लेंथ इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी उसकी पावर छोटी होने वाली है। अब इसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं जल्दी से रे डायग्राम बना लेता हूं और उससे मुझे सब कुछ क्लियरली पता चल जाता है। पावर के बारे में एक आखिरी चीज देखो, पावर ये साइन सेंसिटिव है। इसका मतलब कि पावर की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, और ऐसा इसलिए क्योंकि पावर ये बराबर होती है 1/f और फोकल लेंथ ये खुद साइन सेंसिटिव है। फोकल लेंथ की वैल्यू भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। तो जब f की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो p भी हो जाएगा पॉजिटिव, और जब f की वैल्यू होगी नेगेटिव तो p भी नेगेटिव। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस के केस में पावर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। देखो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, और ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस के केस में फोकल लेंथ ये हमेशा पॉजिटिव आती है। अब अगर तुम्हें ये याद नहीं है तो एक बार साइन कन्वेंशन को याद कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन कहता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट हम लेंगे वो पॉजिटिव ही होने वाली है। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गई राइट डायरेक्शन में, और हमारा प्रिंसिपल फोकस ये भी लाई कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से राइट डायरेक्शन में, और इसलिए ये पॉजिटिव होने वाला है। तो कन्वर्जिंग लेंस के केस में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे होगी उसी डायरेक्शन में प्रिंसिपल फोकस लाई करता है, और इसलिए वो पॉजिटिव होता है। और क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, इसलिए हमेशा इसकी पावर ये भी पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर यहीं पे कॉनकेव लेंस होता या फिर डाइवर्जिंग लेंस, ये देखो हाँ, तो यहाँ पे इंसिडेंट डायरेक्शन ये हो गई राइट साइड, और फिर रिफ्रैक्ट करने के बाद ये डाइवर्ज कर जा रही है, रेस छितरा जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये रेस ये पीछे से आ रही है इस पॉइंट से। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल फोकस। तो इस बार प्रिंसिपल फोकस ये लाई कर रही है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि नेगेटिव साइड में, और इसलिए डाइवर्जिंग लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ ये नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे ये हो जाने वाला है नेगेटिव, ये फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पे पावर ये भी हमारे आने वाली है नेगेटिव -5D। तो यानी कि डाइवर्जिंग लेंस के केस में पावर हमेशा नेगेटिव आता है। तो इस वीडियो में हमने किसी भी लेंस की पावर को कैलकुलेट करना सीखा। पावर होता है 1/फोकल लेंथ,
और फोकल लेंथ की वैल्यू डालने के लिए हमेशा उसे मीटर में जरूर कन्वर्ट करना, तभी तुम्हें पावर की वैल्यू ऐसा यूनिट्स में आने वाली है। इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर्स। और हमने ये भी देखा कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है